स्वागत है आपका स्कूल राज स्टोरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान में इतिहास का 5वां अध्याय, जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। इससे पहले हमने इतिहास के 4 अध्याय देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीतियाँ और लोग। पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि नीतियाँ और कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती थी या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती थी। उनका लोग किस तरह विरोध करते थे वह हम देखेंगे। नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति के मृत्यु के बाद भी गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती है वह मृत्यु के बाद भी उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सत्ता ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई जो 1856 में अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाए जाने के लिए, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने को पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों में मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जाफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जाफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। अब समझते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या हमने पढ़ा। नीतियाँ और लोग। अलग अलग जो नीतियाँ थी ब्रिटिशों की, जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी, उनसे जो जिन पर प्रभाव पड़ा वह हमने देखा। और उसके बाद पहला देखते हैं नवाबों की छिनती सत्ता। जो नए नए कानून और वसूली के कानून, अधिकारों के कानून जो ब्रिटिशर्स जो कि अंग्रेज बनाते जा रहे थे, उससे नवाबों की और अन्य राजा रानियों की जो सत्ता थी वह छिनती जा रही थी। इसके चलते बहुत सारे राजा रानियों ने विरोध किया, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई और बाजीराव पेशवा ने। बट उन्होंने निवेदन ठुकरा दिए और उनसे उनकी रियासत छीन ली। उन्होंने मुगलों के शासन को भी ख़त्म करने की योजना बना ली थी। जैसे कि आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जाफर। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने यह कह दिया कि ये आखिरी बादशाह होंगे। इसके बाद जो भी उनके वंशज हैं उनको राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी, उन्हें बादशाह नहीं माना जाएगा। आगे किसान और सिपाही, इन पर क्या प्रभाव पड़ा वह देखेंगे। गाँवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिए कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियाँ पुरानी जमीनों से हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में भी बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्री यात्रा उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते से बर्मा जाने का आदेश मिला
तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने की ऐतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया कि कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गांवों की हालत से परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांवों को छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में ही फैल गया। इसको समझते हैं, सिपाही और किसान किस तरह परेशान थे। किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर्ज वसूली के सख्त नियमों के खिलाफ थे, और सिपाही जो कंपनी में भारतीय सिपाही थे वे अपनी वजह से परेशान थे, जैसे वेतन भत्ते और सेवा शर्तों से। उन्हें समुद्र पार करके लड़ाई के लिए भेज दिया जाता था, जिससे वे समझते थे उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। फिर 1856 में कंपनी ने नया कानून बनाया कि जो सेना में नौकरी करेगा उसे जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। अगला है सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकना, विधवा प्रथा जो विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने के लिए कहा। यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दी गई। 1850 में एक नया कानून बनाया गया, जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान दिया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। सुधार और प्रतिक्रिया में हमने देखा कि क्या अंग्रेजों को क्या लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। जैसी सती प्रथा होती थी, जैसे किसी का हस्बैंड मर जाता था तो औरत को भी उसके साथ में जला दिया जाता था, सती कर दिया जाता था। विधवा विवाह प्रथा मतलब विधवा विवाह को बढ़ावा देना था, जिसमें भारतीय संस्कृति में विधवा का पुनः विवाह नहीं होता था। अंग्रेज चाहते थे कि उन्हें पुनः विवाह कर दिया जाए। और अंग्रेजी भाषा का भी जमकर प्रोत्साहन मिला। और ईसाई मिशनरी क्या होती थी? ऐसी मिशनरी होती थी जो अन्य धर्म को ईसाई धर्म में परिवर्तित करती थी। उन्होंने इसके नए कानून बनाए जिससे कि ईसाई धर्म अपनाना आसान हो जाए। दूसरी तरफ ऐसे कई लोग थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था था, समाज की व्यवस्था थी, उसको बदलना चाहते थे। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। आगे है जनता की नज़र से। उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए स्रोत 1 और 2 पढ़ेंगे। पहला स्रोत है 84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गौडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ से कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने कहा वह इस प्रकार था। अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म नष्ट करने का पर आमादा है, मतलब कि तैयारी कर रही है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणाम की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर यह नियम लागू किए गए तो उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानी की ओर लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजना बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है। मेरठ छावनी में एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों को भेज दी गई है। अगला स्रोत है जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सातीराम पांडे के स्मरणों में मिलती है। सातीराम पांडे को 1812 में बंगाल
नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1807 में सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने बगावत को दबाने के लिए अंग्रेज़ों की मदद की, हालांकि उनका बेटा विद्रोहियों के साथ था। अंग्रेज़ों ने सीताराम की आंखों के सामने ही उन्हें मार डाला। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने स्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया और सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में स्मरण लिखे, जिनका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फॉर्म सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के स्मरण का एक अंश इस प्रकार है। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास फैल गया था। वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों के भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें तो इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। संयोग में इसी समय सरकार ने हैरक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई रिफाइल का इस्तेमाल करने के तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों के कुछ समय तक सिपाहियों को परीक्षण दिया गया। इसी दौरान न जाने ये खबर फैल गई कि राइफलों के इस्तेमाल वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारे रेजिमेंट के कुछ और लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे। जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया है, लेकिन ऐसा जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया था, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्सा थे। स्वार्थी लोगों की फौरन यह कहानी गढ़ दी गई कि अंग्रेज़ तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि इनके इस्तेमाल से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब का मानना था कि बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार अपने आप ख़त्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चलने जाने की हिदायत दी। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती थी, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते थे कि राजा की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती थी। बहुत सारे लोग मानने लगे थे कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वह सभी कुछ करना चाहते थे। इस तरह की स्थिति में हालत में अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित किया गया, उन्हें इकट्ठा किया गया और उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता था। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। 1857 में शुरू हुई बगावत ने भारत की कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ में शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोगों को विद्रोह तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते थे कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में ये सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। इस पैराग्राफ में हमने देखा कि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष तो हमने देखा ही है, लेकिन दोनों एक होके कुछ भी कर सकते हैं। इसके बारे में अलग अलग योजना बनाई गई और लोग इकट्ठे हुए और उन्हें आत्मविश्वास का परिचय देना पड़ा। फिर 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हुई जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व था वह खतरे में आ गया था। उन्हें भारी विद्रोह का सामना करना पड़ा। मेरठ से दिल्ली तक 19 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिनों बाद ही मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया और सिपाहियों को लगता था कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी थी। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया
और उन्हें अपने अफसरों के हुक्म नहीं मानने की आरोप में 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। और 9 मई 1857 की बात है। कब? जब 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई, ये 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ के जेल पर धावा बोल दिया और वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद कर लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार दिया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए। अंग्रेज़ों की इमारतों और संपत्तियों के आंख के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। फिरंगी होते थे विदेशी सिपाही। पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह जाफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे में ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने बगावत कर दी और यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिए। इमारतों को आंप के हवाले कर दिया। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े थे। आखिरकार जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जाफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के एकत्र कदम से गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से में मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर अपने इलाकों पर शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि मुगल बादशाह जाफर शासन स्थापित कर लें तो मुगल आधिपत्य में दोबारा उनके इलाकों में शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेगा। अंग्रेजों की इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल समय के साथ शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जाफर ने बगावत को अपने समर्थन दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई सत्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और उम्मीद में आत्मविश्वास मिलता है। इस पैराग्राफ में हमने देखा कि मेरठ से दिल्ली तक कैसे जो सिपाहियों ने विद्रोह किया था वह कैसे बढ़ा। 29 मार्च को युवा मंगल पांडे को फांसी दी गई और उनके समर्थन में जो सिपाहियों ने बगावत की थी उन्हें 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। फिर दूसरे जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने बगावत कर दी और उन्होंने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर उन सिपाहियों को छुड़ा लिया और उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। 10 मई को सिपाही दिल्ली की तरफ रवाना हो गए और वहाँ पर बहादुर शाह जाफर से मिलने के लिए बोलने लगे। उन्होंने बहादुर शाह जाफर को अपना नेता चुन लिया, बादशाह चुन लिया और भारत पर शासन के लिए उन्हें बातचीत के लिए गए और उन्होंने बहादुर शाह जाफर ने उनके निवेदन को मान लिया और बाकी जितने भी रियासत थे उनको एकत्र होने की चिट्ठी लिखी। आगे है बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने लगी। कुछ समय तो लगता है कि, लेकिन फिर विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदु पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बा और गांवों के लोगों ने बगावत के रास्ते में चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। यह लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया और उन्होंने ऐलान किया कि बहादुर शाह जाफर के तहत गवर्नर हैं।
लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजेश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। ब्रिजेश कद्र ने भी बहादुर शाह जाफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन था कि अब अंग्रेज शासन खत्म हो चुका है। जब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने को गहरा आत्मविश्वास मिला तो खास तौर पर अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति पैदा हुई। 6 अगस्त 1857 में लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ टेलीग्राम भेजा जिसमें उसमें अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया। हमारे लोग विरोधियों की संख्या में लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है। जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत से महत्वपूर्ण सेना नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद में मौलवी महमूदुल्लाह साहब ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे अंग्रेजों के साथ लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़कों को एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर लिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोहियों सिपाहियों के साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई की। तमाम इलाकों में नेता और उनके लड़ाकों इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से फौजी मंगवाए और विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांसें ली। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब यह नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों का उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों को हराकर लोगों की हिम्मत टूटने लगी थी। बहुत सारे लोग ने विद्रोहियों से हाथ छोड़ दिया और अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान किया। उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दें, अगर उन्हें किसी अंग्रेजों की हत्या नहीं की है तो सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही विद्रोहियों और नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इसमें हमने देखा कि अंग्रेजों ने किस प्रकार पलटवार किया और अपने दोबारा दिल्ली को, लखनऊ को अपने कब्जे में लिया और जिन्होंने भी विद्रोह किया था उन्हें सजा सुनाई और फांसी पर लटका दिया गया। अगला है विद्रोह के बाद के साल। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया। अब वह पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। पहला है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया
और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए, ताकि भारतीय मामलों में ज़्यादातर बेहतर ढंग से संभाले जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसमें इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वाइसरॉय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार से इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। दूसरा है, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें कभी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। तीसरा, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। तय ये भी हुआ कि अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत में सिपाहियों की भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से सिपाही भर्ती किए जाएंगे। चौथा, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखे जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अगला है अन्यत्र। देखते हैं ये परम शांति के एक स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर। जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में विशाल जन विद्रोह पैदा हुआ। यह विद्रोह 1850 शुरू हुआ और 1807 के मध्य में खत्म हुआ। जिकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह में ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। होंग जिकुआंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया। वह कन्फ्यूशियवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोह एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुष के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब का सेवन तथा जुए, वेश्याव्रत और गुलामी पर पाबंदी होगी। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह की काफ़ी मदद की। पांचवा पॉइंट था, जो हम पॉइंट देख रहे थे, जिनमें हम 4 देखे थे कि विद्रोह के साल के बाद क्या क्या अंग्रेजों ने कदम उठाए। उनमें से पांचवा पॉइंट है, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। छठा, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों पर स्थायित्व देने के लिए नीति बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तर इस चैप्टर के। तो पहला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था? रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनके पति की मृत्यु के बाद भी उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। प्रश्न 2 है, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों के उनके पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसे अधिकार को मान्यता प्राप्त कर दी थी। प्रश्न नंबर 3 है, सिपाहियों को नए कारतूस पर क्यों ऐतराज था? सिपाहियों को नए कारतूस पर ऐतराज इसलिए था क्योंकि उसमें सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था और मुसलमानों को ठेस पहुंचती थी, और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था जिससे हिंदू को ठेस पहुंचती थी। प्रश्न नंबर 4 है, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर ने अपने आखिरी साल बर्मा में रंगून जेल में बिताए तथा उनके पुत्रों को अंग्रेजों ने उनके सामने ही मार डाला था। प्रश्न नंबर 5 है, मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे?
अंग्रेजों को लगता था कि कोई भी छोटे मोटे विद्रोह को कुचलने में सामर्थ्यवान है, जो पालसी के युद्ध के बाद उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया था। अंग्रेजों की नीतियों की वजह से नवाबों की ताकत दिनों दिन कम होती जा रही थी। उनसे राजस्व वसूली के अधिकार भी छीन लिए गए थे और कंपनी अब सीधे सत्ता का इस्तेमाल कर रही थी तथा नवाबों के उत्तराधिकारियों को मान्यता नहीं दे रही थी। अंग्रेजों ने मुगल इतिहास को ख़त्म करके नया तरीका सोच लिया था और अंतिम मुगल बादशाह के देहांत के बाद मुगल परिवार के शाही महल से निकाल दिया था, ताकि मुगल घराने से कोई विरोध पैदा ना हो सके। प्रश्न नंबर 6 है, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवार पर क्या असर पड़ा? अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से में मुगल साम्राज्य का शासन था, जिस कारण छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर अपने इलाकों पर शासन चलाते थे। उन्हें बादशाह के समर्थन देने से लगा कि वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चला सकेंगे। बादशाह के नेतृत्व में विद्रोहियों की ताकत और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। वे ज़्यादा निर्भीक हो गए थे। उन्हें लगता था कि बादशाह के नेतृत्व में अंग्रेजों के देश से सत्ता में से हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 7 है, अवध के बागी भूस्वामियों के समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? विद्रोही ताकतों को हार से आम लोगों की हिम्मत टूटने लगी थी। उन्हें विद्रोहियों के साथ छोड़ दिया था। वहीं अंग्रेजों ने भी वफादार भूस्वामियों के ऐलान करवाया और उन्हें जमीन पर उनके अधिकार बने रहेंगे। अंग्रेजों ने विद्रोहियों के साथ हो चले आम लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए कहा कि अगर वे लोग अंग्रेजों को समर्पण देंगे तो उन्हें अंग्रेज नहीं मारेंगे और सरकार उनको कुछ नहीं करेगी और उनके ज़मीन संबंधी अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। अंत में जिन विद्रोहियों को अंग्रेज सरकार दबा नहीं पाई थी, उन पर मुकदमे चलाए गए और सैकड़ों लोगों को फांसी दी गई। प्रश्न 8 है, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस प्रकार बदली? ब्रिटिश संसद ने 1858 में नया कानून पारित किया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार छीन ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए, जिससे सीधे सीधे पूरी देश की कमान इंग्लैंड की रानी के हत्थे आ गई। सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कम किया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया। अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा के लिए तथा जमीन पर उनके अधिकारों के स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। अगला प्रश्न आप स्वयं करने के हैं, आप ये कर सकते हैं देख के। आशा करता हूँ आप ये पाठ आराम से समझ पाए होंगे। इसी प्रकार आगे भी करने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।